नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये लास्ट वीडियो है हमारे फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जिसमें कि हम लास्ट के 3 इम्पॉर्टेंट एक्ट्स आज डिस्कस करेंगे। जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद हम आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, और फाइनली हम पढ़ेंगे इंडियाज़ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये तीनों एक्ट जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। देखिए, ये जो एक्ट आया था, इस वक्त तक सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। कैसे? देखिए, आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से लेके 1918 के बीच चला था। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी था, और इंडिया की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि नेशनलिज्म काफ़ी तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या था कि ब्रिटेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, और इसी को देखते हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये कहा कि अब हम धीरे धीरे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे इंडिया में। हम इंडिया में अब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे और जो भी काम किए जाएंगे उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाएगा, और इंडियंस का जो एसोसिएशन है, जो सपोर्ट है, वो भी गवर्नमेंट में बढ़ाया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। ये जो एक्ट है इसको मॉन्टेक चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेक जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस वक्त के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसमें जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था वो था सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहली बार क्या हुआ कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। सबके अपने अपने वो दे दिए गए कि भाई कौन किस सब्जेक्ट पे लॉज बनाएगा, कौन क्या एग्जीक्यूट करेगा, और इस तरीके से डिवीज़न कर दिया गया। इसमें क्या था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वो था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से डायरकी होती है। डायरकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डायरकी किस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो 1919 के एक्ट में डायरकी आई थी। डायरकी एक तरीके से डबल रूल था। डबल रूल कैसे था? पहला तो जैसा कि हम देखा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी उसमें एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, और दूसरा उन्होंने कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जो था, इसमें क्या था कि जो गवर्नर होगा वो जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी एड के थ्रू जो भी सब्जेक्ट्स हैं ट्रांसफर्ड में उनको एडमिनिस्टर करेगा। और इसी तरीके से रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होगा कि गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ उन सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर करेगा। तो इस तरीके से क्या था कि डबल रूल कर दिया गया। गवर्नर एक तरफ ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके साथ, मिनिस्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसमें कौन था, गवर्नर विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एक तरीके से ये डबल गवर्नमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, डबल रूल, इसको ही डायरकी कहते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट इसमें प्रोविज़न ये था बाई कैमरलिज्म। पहली बार बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, और आज के समय में अब देखेंगे तो इंडिया में बाई कैमरलिज्म है। आज के समय में लोकसभा राज्यसभा है, और इसी तरीके से उस वक्त भी बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 2 हाउस बना दिए गए, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इसके अलावा इसमें यहाँ पे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन भी हमें देखने को मिले, लेकिन उस वक्त लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ उनको था जिनके पास एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती थी, वो टैक्स पे करते थे, या एक सर्टेन एजुकेशन उनके पास होती थी, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा इसमें जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 में से 3 मेंबर्स, कम से कम 3 मेंबर्स इंडियंस ही होंगे, ये इस एक्ट में क्लियरली कह दिया गया। इसके बाद और क्या प्रोविज़न थे इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले हमने देखा था कि 1909 में जो एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें उन्होंने क्या किया था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। अब उसी को यहाँ पे एक्सटेंड करते हुए ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इनके लिए भी कर दिया गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनल पॉलिटिक्स यहाँ पे थी वो कितनी ज़्यादा गहराती जा रही थी। इसके अलावा इन्होंने एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया जिसको कि उन्होंने कहा हाई कमीशन फॉर इंडिया, और कहाँ पे, लंदन में। इनको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उनके कुछ फंक्शंस इनको ट्रांसफ़र कर दिए गए।
अगला इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे बनाया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेट हुआ 1926 में, इस एक्ट के बाद ही हुआ था। और आज के समय में ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि आफ्टर इंडिपेंडेंस यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन उससे पहले ये अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब हम आते हैं अगला इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इसमें ये था कि इसमें ये कहा गया कि जो बजट है, बजट पहले सेंटर में हुआ करता था, लेकिन इसको सेपरेट कर दिया गया, प्रोविंशियल बजट अलग, सेंट्रल बजट अलग। और इसके बाद एक अपॉइंटमेंट हुई कमीशन की, एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसको कि ये कहा गया कि जो भी ये एक्ट्स हैं जब इनको हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी इनकी वर्किंग होगी उसकी रिपोर्ट आप हमें देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इसमें। और इसके बाद एक साइमन कमीशन भी बना था नवंबर 1927 में। वो मेनली इसीलिए ही बना था कि जो भी ये एक्ट्स हैं उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और आने वाले समय में क्या इम्प्रूवमेंट होगी, इसको लेकर साइमन कमीशन बनाया गया था। हालांकि इसका बायकॉट किया गया, इसका रीज़न यही था कि इसमें कोई इंडियंस नहीं थे। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई थी। चलिए अब हम आते हैं अगले इम्पोर्टेंट एक्ट पे। अगला इम्पोर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक मेन सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये अपने आप में इतना आप कह सकते हैं कि उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारे फीचर्स इसमें से उठाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या था डिटेल में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहला इसमें था ऑल इंडिया फेडरेशन की बात इसमें की गई थी। अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन क्या था कि इंडिया जो है वो उसको कई यूनिट्स में बांटा गया, लेकिन वो एक तरीके से सारे मिलके क्या बनेंगे, फेडरेशन बनाएंगे। अब यूनिट्स का मतलब यहाँ पे क्या था, प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट। जैसे कि आपको पता होगा उस वक्त लगभग 11 प्रोविंसेस थी और कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इस तरीके से इंडिया कई सारे प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस में बटा था और इसमें कहा गया कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जिसमें कि ये एक फेडरेशन में जनरली क्या होता है कि कई सारे देश एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपस में रहते हैं, जैसे कि यूएसए एक फेडरेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये फेडरेशन की बात की गई थी। दूसरा यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर हुआ। डिवीज़न ऑफ पावर जैसे कि पहले भी हमने देखा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स और सेंट्रल सब्जेक्ट्स हो गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्टें तैयार कर दी गई। और फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स थे, कॉन्करेंट लिस्ट में 36 आइटम्स थे। तो इस तरीके से आइटम्स भी डाल दिए गए थे किसमें क्या थे। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ध्यान रखना है कि ये जो फेडरेशन वाली बात है ना, ये सिर्फ इस एक्ट में थी, प्रैक्टिकली इसको कभी भी अप्लाई नहीं किया गया। इसका मेन रीज़न ये था कि प्रिंसले जो थे वो इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। अगला इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है वो है अबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंस। जो डायरकी अभी हमने जैसा कि देखा डबल गवर्नमेंट, जो कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा जो रिज़र्व सब्जेक्ट था उस पर बेस्ड था, उसको अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि ये एक तरीके से फेलियर था। प्रोविंस में ये बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया। इसकी जगह प्रोविंस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई। इसके साथ साथ ये जो डायरकी है इसको सेंटर में अप्लाई कर दिया गया कि सेंटर में इसको इन्होंने डायरकी डाल दी। अब डायरकी सेंटर में तो डाल दी, लेकिन सेंट्रल में थे क्या थे, फेडरल लिस्ट थी, जैसे कि हमने देखा फेडरल सब्जेक्ट्स। तो फेडरल सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया रिजर्व सब्जेक्ट्स में एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न इसमें किया गया था, लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगला है अब बाई कैमरलिज्म जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्रोविंस में। अभी तक हमने देखा था कि केवल जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सिर्फ उसी में इम्प्लीमेंट था, लेकिन अब इस एक्ट में कहा गया कि बाई कैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में भी लगाया जाएगा। तो 6 प्रोविंसेस, टोटल 11 थी, उसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मेन प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, इसमें बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस, ये वो प्रोविंसेस थी जिनमें कि ये बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा यहाँ भी हमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें अब मेनली जो एससीज होते थे, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन, लेबर, इनमें ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर लाई गई। इसके अलावा काउंसिल ऑफ इंडिया उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। जैसे कि हमने देखा था जो एक्ट आया था 1858 में, जो एक्ट आया था उसमें काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी। 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया थी जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसको असिस्ट करने के लिए था। तो इसको अबॉलिश कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या था अगला प्रोविज़न इसमें
कि अब जो फ्रेंचाइजी थी उसको भी बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने इससे पहले देखा, फ्रेंचाइजी किस किस को थी, वोट देने की पावर किस किस को थी, जो जिनके पास एक सर्टेन प्रॉपर्टी थी, जो टैक्स पे करते थे, और एक सर्टेन एजुकेशन किसी में थी। लेकिन अब क्या था, अब इन्होंने कि 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन उनको वोटिंग राइट्स दे दी गई। अगला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई को बनाया गया ताकि उस वक्त की जो भी करेंसी है या जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जा सके, तो उसके लिए आरबीआई उस वक्त बनाया गया था। अगला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब फेडरल सर्विस कमीशन बनाने की बात कही गई और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कही गई। साथ ही यहाँ पे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की गई, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए काम करेगी। तो अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, यहाँ पे हमें जो फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ। अगला है यहाँ पे 1937 में एक फेडरल कोड बना था और इसका प्रोविज़न भी इस एक्ट में हमें देखने को मिलता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोड। तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे लास्ट एक्ट अभी तक का, और वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो यही था कि एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इसमें ख़त्म। दूसरा हमें देखने को मिलता है पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट के तहत इंडिया के दो पार्ट कर दिए गए, दो डोमिनियंस बनाए गए, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, जो कि पाकिस्तान और भारत था। इसके अलावा ऑफिस ऑफ वॉइसराय जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दी गई कि आप अपने हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ये इस एक्ट में ही मेंशन था। अगला इसमें ये कहा गया कि नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर 15 अगस्त 1947 वुड बी एप्लीकेबल। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है तो वो जो दो नए डोमिनियंस बने हैं इनमें एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला जो इसमें प्रोविज़न था वो ये था कि इसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस था उसको भी एबॉलिस्ट कर दिया गया, और इसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी थी इंडियंस प्रिंसले स्टेट पर उसको भी ख़त्म कर दिया गया। यानी कि अब जो प्रिंसले स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट थे, और इसी के साथ साथ उनको ऑप्शन दिया गया, वो फ्री थे ज्वाइन करने के लिए किसी भी डोमिनियंस को। जो दो नए डोमिनियंस बने थे इंडिया एंड पाकिस्तान, वो चाहे तो इनमें से किसी को ज्वाइन कर सकते थे या फिर वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो जैसा कि हम अभी आगे पढ़ेंगे भी कि जब ये सिचुएशन हुई थी तो किस तरीके से मोस्टली स्टेट्स तो प्रिंसले स्टेट तो इंडिया में ज्वाइन कर गए थे, कुछ पाकिस्तान में गए, और कुछ ऐसे थे जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जिसमें कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। खैर जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज तक है इसी चीज़ को लेकर, लेकिन जूनागढ़ और जो हैदराबाद है वो इंडिया का पार्ट बन गए। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी बात की गई थी कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता तब तक चाहे तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही फॉलो कर सकते हैं, उसी के थ्रू आप रूल कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भी आप इसी एक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो न्यू स्टेट्स बने थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले जो अपॉइंट करती थी सिविल सर्विसेज, वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पहले सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट होती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसके जगह पे क्या था कि अब भाई ये कहा गया कि अब आप ये खुद करेंगे, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी सिविल सर्विसेज अपॉइंट हुए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे और अपनी जो भी बेनिफिट्स हैं उसको वो इंजॉय करते रहेंगे। तो ये बात इसमें कही थी। तो ये दोस्तों था पूरा एक्ट अभी तक का जो हमने डिस्कस किया, और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरी सीरीज़ थी अभी तक की वो आपको पसंद आई होगी और सारे एक्ट्स भी आपको पसंद आएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।